अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन एंड लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अलावा हम साइमल्टेनिटी के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जो आज के लेक्चर में हमने बुक्स चूज़ की हैं वो हमारे पास हैं। पहली बुक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रिलेटिविटी बाय रॉबर्ट रेजनिक, और दूसरी बुक है हमारे पास फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जिविट। इन दोनों बुक्स के हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। और यहाँ पे जिस प्रॉब्लम के साथ मैं आर लिखूंगा वो रॉबर्ट रेजनिक का प्रॉब्लम होगा, और उसके अलावा जिस प्रॉब्लम के साथ मैं SJ लिखूंगा वो बेसिकली सर्वे एंड जिविट का प्रॉब्लम होगा। और रॉबर्ट रेजनिक के आज हम चैप्टर नंबर 02 के प्रॉब्लम्स करेंगे, और सर्वे एंड जिविट के चैप्टर नंबर 39 के हम प्रॉब्लम्स करेंगे, जो बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डील करते हैं, चैप्टर नंबर 39। और सबसे पहला हमारे पास प्रॉब्लम है रॉबर्ट रेजनिक का। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 21 है, जिसमें एक 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए बीटा फैक्टर आपके पास गिवन है। यहाँ पे हम अपना डाटा राइट कर लेते हैं। बीटा फैक्टर हमें गिवन है 0.999975। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी ट्यूब में, जिस ट्यूब की प्रॉपर लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर्स, उस ट्यूब में ये मूव कर रहा है। और अगर हम लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से उस ट्यूब की लेंथ मेजर की जाए तो वो लेंथ 3 मीटर्स है, यानी कि प्रॉपर लेंथ जो है वो हमें 3 मीटर्स गिवन है। यहाँ पे अगर हम एक ट्यूब ड्रा करें, लेट्स से ये एक ट्यूब है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, और इस ट्यूब की जो प्रॉपर लेंथ L0 है वो 3 मीटर्स गिवन है। अकॉर्डिंग टू लेबॉर्ट्री फ्रेम L0 इक्वल्स टू 3 मीटर्स। और बीटा फैक्टर हमें गिवन है। बीटा फैक्टर बेसिकली V/c के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमने जब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से इस ट्यूब की लेंथ मेजर की जाए तो वो लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको ये ट्यूब जो है वो कंट्रैक्टेड नज़र आएगी, और हमने कंट्रैक्टेड लेंथ जो है जो 3 मीटर से ऑब्वियसली कम होगी वो लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि L इक्वल्स टू फाइंड। और जनरल फार्मूला जो हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन का जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है L इक्वल्स टू L0 डिवाइडेड बाय गैमा। और गैमा हमारे पास इक्वल्स टू होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ओके, अगर गैमा को हम बीटा की टर्म्स में लिखें तो गैमा हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस 0.99975 होल स्क्वायर। इस केस में गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 129.1। और अगर हम इसको जनरल फार्मूला ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन में यूज़ करें तो इस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा L0 हमारे पास 3 मीटर्स है, डिवाइडेड बाय गैमा इक्वल्स टू 129.1 है, तो L इक्वल्स टू 0.023 मीटर्स। तो इलेक्ट्रॉन को ट्यूब की लेंथ जो है वो कम नज़र आएगी, यानी कि 0.023 मीटर्स नज़र आएगी, उसको कंट्रैक्टेड लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो नज़र आएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगेन रॉबर्ट एंड रेजनिक का ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 22। और ये चैप्टर नंबर 2 का ही प्रॉब्लम है हमारे पास। इसमें बेसिकली कोई स्पेसशिप है, और उस स्पेसशिप की जो लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ का हाफ नज़र आ रही है किसी भी ऑब्जर्वर को। लेट्स से हमारे पास ये एक फ्रेम है, और इस फ्रेम में जो स्पेसशिप था उसकी लेंथ प्रॉपर लेंथ थी L0, लेकिन जब ये स्पेसशिप जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है और विद सम वेलोसिटी v, तो उस स्पेसशिप की जो लेंथ
ऑब्जर्वर को नज़र आती है, जो ऑब्जर्वर आपके पास ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये लेंथ हाफ अपीयर होती है, यानी कि ड्यू टू लेंथ कंट्रैक्शन हाफ लेंथ अपीयर होती है। इस केस में हमने वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप फाइंड करनी है, यानी कि वो किस वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी लेंथ जो है ग्राउंड ऑब्जर्वर को हाफ नज़र आएगी। तो पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एल नॉट डिवाइडेड बाय 2 लेंथ गिवन है, यानी कि जब स्पेसशिप ग्राउंड पे था तो लेंथ एल नॉट थी, उसकी प्रॉपर लेंथ थी, और जब उसने मूव करना शुरू किया तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को उसकी लेंथ प्रॉपर लेंथ का हाफ नज़र आ रही है, यानी कि एल नॉट डिवाइडेड बाय 2 नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास जनरल फार्मूला ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन होता है एल नॉट डिवाइडेड बाय गैमा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इस केस में क्लियरली गैमा इक्वल्स टू 2 है आपके पास, और गैमा की वैल्यू हमारे पास होती है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दोनों साइड्स को आप अगर स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे 4 माइनस 4 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4। और फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो v आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2c, विच इज़ इक्वल टू 0.86c। तो अगर स्पेसक्राफ्ट इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी कि 0.86 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से वो अगर मूव करेगा, तो उसकी लेंथ जो है हाफ नज़र आएगी ग्राउंड ऑब्जर्वर को। इसी तरह पार्ट बी में हमने फाइंड करना है कि टाइम डायलेशन क्या अपीयर होगी, यानी कि जो स्पेसशिप का यूनिट टाइम है उसमें टाइम डायलेशन का फैक्टर क्या होगा। अगर एक यूनिट टाइम पास करेगा स्पेसशिप के ऑब्जर्वर के लिए, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए कितना टाइम पास करेगा। What is the dilation of the spaceship's unit time? तो हमारे पास T नॉट इक्वल्स टू 1 यूनिट आप कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर टाइम वहाँ पे 1 यूनिट पास करेगा तो इस केस में स्पेसशिप जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है उसके लिए क्या टाइम पास करेगा। हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है टाइम डायलेशन का वो है T इक्वल्स टू गैमा टाइम्स T नॉट, एंड T नॉट इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय गैमा। यहाँ पे गैमा जो है हमारे पास वो इक्वल्स टू 2 है, गैमा हमारे पास 2 के इक्वल था, तो यहाँ पे टी नॉट आपके पास आ जाएगा टी डिवाइडेड बाय 2। अगर आप देखें तो इस केस में जो स्पेसशिप की क्लॉक है वो हाफ एज फास्ट रन करेगी एज कंपेयर टू द ग्राउंड्स क्लॉक। सो वी कैन say that ship's clock will run half as fast as compared to observer's clock on ground। अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 1 सेकंड गुजरेगा तो जो आपके पास स्पेसशिप में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए आप कह सकते हैं कि हाफ सेकंड पास करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास रॉबिट रेजनिंग का प्रॉब्लम नंबर 23 है, और इस प्रॉब्लम में हमें जो हमारी गैलेक्सी है उसका हमें रेडियस गिवन है 3 × 10⁻20 मीटर्स, और लेट्स से ये हमारे पास हमारी गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी का रेडियस आर हमें गिवन है, आर इक्वल्स टू 3 × 10⁻20 मीटर, बेसिकली ये एक लेंथ है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी भी पर्सन के लिए ये पॉसिबल है कि वो ये डिस्टेंस, यानी कि अगर वो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी से मूव करना स्टार्ट करे
तो एंड ऑफ द गैलेक्सी तक क्या वो अपने लाइफ टाइम में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, इसको हमने एक्सप्लेन करना है यूजिंग टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन। तो अगर कोई ऑब्जर्वर किसी हाई स्पीड के साथ मूव करे, यानी कि नियर टू स्पीड ऑफ लाइट वो अगर मूव करेगा, तो ऑब्वियसली जो रेडियस ऑफ द गैलेक्सी है उसके लिए कंट्रैक्टेड अपीयर होगा, और ये डिस्टेंस जो है उसके लिए कंट्रैक्टेड अपीयर होगा ड्यू टू लेंथ कंट्रैक्शन। और इन प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि उसके लिए पॉसिबल है कि वो मूव कर सकता है, इस डिस्टेंस को वो कवर कर सकता है इन हिज लाइफ टाइम। हमारे पास यहाँ पे एल नॉट गिवन है 3 × 10⁻20 मीटर्स। सो हम यहाँ पे रीज़न प्रोवाइड कर सकते हैं कि व्हेन पर्सन विल मूव with very fast speed, length will be contracted or we can say that his time will run slower due to time dilation। उसका टाइम जो है वो स्लोली पास करेगा और इस वजह से भी उसको एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल होगी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सो इन प्रिंसिपल it is possible to cover this distance in a lifetime at some large speed। ओके, अब क्वेश्चन का जो बी पार्ट है हमारे पास कि अगर आपको प्रॉपर टाइम 30 इयर्स गिवन हो, आपने ये डिस्टेंस जो है गैलेक्सी के सेंटर से आपने गैलेक्सी के एज तक मूव करना हो 30 इयर्स में, तो इस केस में जो ट्रैवलर है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो पार्ट बी में हमारे पास टी नॉट गिवन है, प्रॉपर टाइम गिवन है 30 इयर्स, और 30 इयर्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकंड्स, मतलब 30 इंटू 365.5 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड, तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 94737600 सेकेंड्स। सेकेंड्स में आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इस केस में जो हमें प्रॉपर टाइम गिवन है वो टी नॉट ये गिवन है। अगर गैलेक्सी के सेंटर से उसने ये लेंथ कवर करनी है तो और एज तक अगर उसने जाना है तो ये लेंथ उसको कंट्रैक्टेड लेंथ जो है वो नज़र आएगी। एल नॉट हमें गिवन था 3 × 10⁻20 मीटर्स। इस केस में जब वो मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी और v इक्वल टू आपके पास एस ओवर टी होता है, यहाँ पे ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा v इक्वल टू जो उसको कंट्रैक्टेड लेंथ नज़र आएगी वो लेंथ उसने जो है वो कवर करनी है डिवाइडेड बाय टाइम जो यहाँ पे गिवन है टी नॉट हमें गिवन है एल ओवर टी नॉट। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमें एल इक्वल टू एल नॉट ओवर गैमा होता है हमारे पास, इसको अगर हम पुट कर दें इन इक्वेशन 1 तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी v इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाई गैमा टाइम्स टी नॉट। ओके, तो एल नॉट की वैल्यू हमें पता है, टी नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे गैमा की वैल्यू अब हमने पुट करनी है, गैमा आपके पास इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो गैम v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू एल नॉट ओवर टी नॉट। अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एल नॉट, और टी नॉट को आप लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
मज़ीद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। टी नॉट वी स्केयर इक्वल्स टू एल नॉट माइनस एल नॉट इंटू वी स्केयर ओवर सी स्केयर, और v वाली टर्म्स अगर हमें एक साइड पे कंबाइन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा टी नॉट प्लस एल नॉट सी स्केयर इक्वल्स टू एल नॉट v स्केयर इक्वल्स टू एल नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट प्लस एल नॉट सी स्केयर। आप इस इक्वेशन को इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं एल नॉट डिवाइडेड बाय सी स्केयर टी नॉट प्लस एल नॉट डिवाइडेड बाय सी स्केयर, वी स्केयर विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारे पास जब हमने स्केयर किया था तो एल नॉट और टी नॉट का स्केयर आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये बेसिकली स्केयर्स आएंगे हमारे पास, टी नॉट स्केयर एल नॉट स्केयर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास सी स्केयर एल नॉट स्केयर, जो आपके पास बॉटम में सी है वो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा हमारे पास, और ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। अब दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो v आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू सी एल नॉट डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ सी स्केयर टी नॉट स्केयर प्लस एल नॉट स्केयर। अगर हम यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करेंगे, सी नॉट की सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸, एल नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10⁻20 मीटर्स, और टी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे सेकंड्स में जो हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर, ये हमारे पास टी नॉट की वैल्यू है। तो इस केस में v हमारे पास फाइनली इक्वल्स टू आ जाएगा 0.99995 टाइम्स c। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी अगर ट्रैवलर इस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ गैलेक्सी, तो उसके लिए पॉसिबल है कि वो ये डिस्टेंस 30 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 25 ऑफ रॉबर्ट रेजनिक, और ये बेसिकली चैप्टर 2 का ही प्रॉब्लम है। इसमें एक पोल वाल्टर है आपके पास, और उसके हाथ में लेट्स से ये हमारे पास एक पोल वाल्टर है, और इसके हाथ में एक 16 फीट लॉन्ग पोल है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये बेसिकली मूव कर रहे हैं किसी वेलोसिटी v के साथ रन कर रहे हैं, और यहाँ पे आगे उसके रास्ते में कोई एक शेड है, और उस शेड की लेंथ हमें गिवन है 8 फीट। तो यहाँ पे हमने बताना ये है कि क्या ये पॉसिबल है किसी ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो शेड में यहाँ पे शेड के छत पे लेट से खड़ा हुआ है, उसके लिए क्या ये पॉसिबल होगा कि ये 16 फीट लॉन्ग जो रॉड है वो 8 फीट लॉन्ग शेड में क्लोज किया जा सकता है या नहीं। इसी तरह हमने पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रनर भी बताना है कि उसके लिए ये कैसे पॉसिबल होगा। ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है जो हम बार्न पोल पैराडॉक्स में सॉल्व कर चुके हैं। जो शेड पे ऑब्जर्वर है वो दोनों डोर्स जब साइमल्टेनियसली क्लोज करेगा तो उसके लिए जो 16 फीट लॉन्ग रॉड है वो ड्यू टू लेंथ कंट्रैक्शन शेड के ऑब्जर्वर के लिए ड्यू टू लेंथ कंट्रैक्शन ये रॉड शार्टर अपीयर होगा, और उसके लिए पॉसिबल है कि अगर गामा का फैक्टर 2 हो तो ये जो रॉड है ये क्लोज किया जा सकता है शेड में। लेकिन जो रनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि साइमल्टेनिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी, दोनों डोर्स एक ही टाइम पे क्लोज नहीं हो रहे होंगे, और उसके लिए भी पॉसिबल होगा कि ये जो रॉड है ये क्लोज किया जा सकता है, दोनों डोर्स क्लोज होने से पहले पहले इस शेड में इनक्लोज किया जा सकता है। ये हम अगर आप जो हमारा फेमस पैराडॉक्सेस इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमारा लेक्चर था 3 लेक्चर पहले, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली कंप्लीट सॉल्व हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है ऑफ सर्वे एंड जिविट, चैप्टर नंबर 39 है। इसमें हमारे पास एक स्टार है जो अर्थ से 5 लाइट ईयर्स अवे है, और हमने यहाँ पे ये बताना है कि किस वेलोसिटी के साथ एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो ट्रैवल करे उस स्टार की तरफ
कि उसको ये लेंथ जो है वो कंट्रैक्टेड लेंथ नज़र आए, यानी कि 2 लाइट ईयर्स नज़र आए। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर लेंथ गिवन है, प्रॉपर लेंथ इक्वल्स टू एल नॉट इक्वल्स टू 5 लाइट ईयर्स, और कंट्रैक्टेड लेंथ हमें गिवन है कि जब वो ट्रैवल कर रहा है किसी स्पेस क्राफ्ट में कोई ऑब्जर्वर, तो उसको ये लेंथ 2 लाइट ईयर्स नज़र आती है। इस केस में हमने फाइंड करना है कि वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है कि उसको ये लेंथ 2 लाइट ईयर्स नज़र आती है। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है लेंथ कंट्रैक्शन का वो है एल नॉट डिवाइडेड बाई गैमा, एल नॉट डिवाइडेड बाई गैमा, और इस केस में गैमा आपके पास आ जाएगा इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाई एल। एल नॉट की वैल्यू हमारे पास 5 है और एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इस केस में गैमा इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। Gamma equals to 2.5, which means 1 divided by square root of 1 minus v square over c square equals to 2.5। दोनों साइड पे अगर हम स्केयर कर दें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 divided by 1 minus v square over c square equals to 2.5 होल स्केयर। अगर 2.5 स्केयर आपके पास आ जाएगा 6.25, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 1 इक्वल्स टू 6.25 इंटू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। मजीद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 6.25, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6.25 which is equals to 0.84। ओके, तो वी स्केयर हमारे पास आ जाएगा 0.84 सी स्केयर, और आप दोनों साइड पे जब स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0.917 सी। तो अगर स्पेस क्राफ्ट इस वेलोसिटी के साथ यानी कि 0.917 सी के साथ ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स डेड स्टार, तो उसको ये लेंथ जो है 2 लाइट ईयर्स नज़र आएगी, कंट्रैक्टेड लेंथ उसको नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 18 है ऑफ सर्वे एंड जिवेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सर्वे एंड जिवेट का ये प्रॉब्लम है और चैप्टर नंबर 39 से ही है। इसमें हमारे पास कोई एक क्यूब है और उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसका मैस हमें गिवन है 8 ग्राम्स। जब वो रेस्ट पे है और अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है तो उसका ये वॉल्यूम और ये मैस हमें गिवन है। अगर यही क्यूब मूव करना शुरू कर दे विद सम वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0.900 c, तो हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है कि उस टाइम उसकी डेंसिटी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या होगी। तो लेट्स से इस सिचुएशन को हम यहाँ पे शो करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है और ये एक क्यूब था अर्थ पे पड़ा हुआ, जिसकी कोई सर्टन हाइट, लेंथ और उसके बाद विड्थ थी। तो वॉल्यूम जो इस केस में क्यूब का होगा वो होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि लेट से एज्यूम कर लें कि वॉल्यूम आपके पास लेंथ भी विड्थ भी और हाइट भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस केस में जब ये क्यूब ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा विद सम वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0.9 c, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ कंट्रैक्शन फार्मूलाज हमें पता है कि सिर्फ जो लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो लेंथ कंट्रैक्ट होगी, बाकी दोनों लेंथ्स कंट्रैक्ट नहीं होंगी। यानी कि इस केस में गिवन केस में हमारे पास हाइट और विड्थ ऑफ क्यूब सेम रहेंगी फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर, लेकिन जो लेंथ है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कंट्रैक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले एक फैक्टर यहाँ पे ये आ जाएगा और दूसरा फैक्टर जो आएगा
वो एनर्जी की वजह से आएगा, रिलेटिविस्टिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि जो रेस्ट मैस एनर्जी होती है और जो मैस के मोशन की वजह से एनर्जी होती है रिलेटिविस्टिक एनर्जी, वो दोनों डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अगर हम इसी फार्मूला को लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो हमें पता है E इक्वल्स टू एम सी स्केयर होता है। यहाँ से हम आ जाएगा हमारे पास E डिवाइडेड बाय सी स्केयर। तो डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी E डिवाइडेड बाय सी स्केयर इंटू वी। ओके, ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा। जब ये रेस्ट पे था, जब क्यूब हमारे पास रेस्ट पे था, यानी कि जब अर्थ पे था, तो डेंसिटी उस टाइम होगी उसकी रेस्ट मास एनर्जी डिवाइड बाय सी स्केयर इनटू वॉल्यूम। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो जब ये रेस्ट पे है उस टाइम उसकी रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट इक्वल टू एम सी स्केयर होगी, और वॉल्यूम हमें गिवन है वी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब वो अर्थ पे था तो उसकी डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी एम सी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर इंटू वी, यानी कि 8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द क्यूब ऑन अर्थ हमारे पास होगी 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये उस क्यूब की डेंसिटी है जब वो रेस्ट पे है और अर्थ पे पड़ा हुआ है। अब हमने इसी क्यूब की डेंसिटी फाइंड करनी है जब ये क्यूब मूव कर रहा हो विद सम वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0.9 c। ओके, जब ये क्यूब मूव करेगा तो उसकी लेंथ कंट्रैक्टेड लेंथ हो जाएगी। तो इस केस में जो डेंसिटी होगी ऑफ द क्यूब, यानी कि रिलेटिविस्टिक डेंसिटी ऑफ द क्यूब हमारे पास आ जाएगी relativistic density equals to relativistic energy divided by c square into relativistic volume। ओके, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं relativistic volume। relativistic volume इस केस में हमारे पास होगा लेंथ विच इज relativistic, लेंथ कंट्रैक्ट हो जाएगी और चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट और विड्थ दोनों इस केस में चेंज नहीं होंगी। ओके, और रिलेटिविस्टिक लेंथ इस केस में होगी प्रॉपर लेंथ डिवाइडेड बाय गैमा, और क्योंकि मोशन की वजह से ये लेंथ चेंज हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगी L इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन L कंट्रैक्शन की वजह से गामा के फैक्टर की वजह से डिक्रीज हो जाएगी और रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ये अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट जो है ये सेम जो हमें वॉल्यूम गिवन है उसके इक्वल बन रही हैं। तो रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R के इक्वल, सॉरी गामा के इक्वल। और गैमा हम इस केस में फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले कि गैमा हमारे पास क्या होगा। गैमा हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इक्वल्स टू वी हमें गिवन है 0.9 सी, और ये गैमा का फैक्टर हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा 2.29। ओके, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन लेट्स से बी कह देते हैं। अब उसके बाद जब क्यूब हमारे पास मूव कर रहा होगा तो उसकी वजह से जो उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। रिलेटिविस्टिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर। ओके, अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में हमें रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम चाहिए था, वो हमने इक्वेशन ए में फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें इक्वेशन 2 में रिलेटिविस्टिक एनर्जी चाहिए थी, वो हमें पता है कि ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी गैमा एम सी स्क्वायर के इक्वल होती है, और गैमा की वैल्यू हम ऑलरेडी बी में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सारी वैल्यूज़ अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक डेंसिटी आ जाएगी गैमा एम सी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर, और रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम हमारे पास आया था वी डिवाइडेड बाय आर। तो ये इस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा सी स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, गैमा स्केयर एम डिवाइडेड बाय वी। गैमा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2.29 होल स्केयर
एम की वैल्यू हमारे पास थी 8 ग्राम्स और वॉल्यूम हमारे पास था 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस केस में हमारे पास रिलेटिविस्टिक डेंसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 42.03 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जब ये क्यूब विद सम वेलोसिटी relative टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा अपीयर होगी फॉर द ग्राउंड ऑब्जर्वर। जब ये रेस्ट पे था अर्थ पे क्यूब तो इसकी डेंसिटी हमारे पास थी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा तो इसकी डेंसिटी जो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए अपीयर होगी वो होगी 42.03 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स थे जो आज के लेक्चर में हमने किए, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सॉल्व करेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के हमने दो केसेस कंसिडर किए थे, एक वो वेलोसिटीज जो पैरेलल होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक वो वेलोसिटीज जो परपेंडिकुलर होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।